सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का अभ्यास प्रकरण, और आज उसमें यंग लुक प्रकरण चलेगा। यंग तथा यंग लुक की सिद्धियां बार बार आ चुकी हैं, ठीक है ना, और पीछे भी आई हैं। तो आइए, गुणो यंग लुको, गुण प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का द्विवचन। यंग च लुक च इति यंग लुकौ तयोः यंग लुकोः। ठीक है, अर्थ होगा यंगी यंग लुकी च परतः, यंगी यंग लुकी च परतः अभ्यासस्य गुणो भवति, है ना। यंग तथा लुक, यंग लुक के परे रहते अभ्यास को गुण होता है। तो यहाँ पर जो लुक लिया गया है यंग च लुक च, तो यानी कि लुक किसी का भी ले लेंगे, अभी तो यंग का ही लुक यहाँ पर विवक्षित है, ठीक है, क्योंकि अभ्यास उसी का बनेगा, अन्यत्र तो द्वित्व होगा नहीं। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग, चेची यते लोलू यते, यंग लुक में जो हवी थी चोक्रुशी थी, ठीक है। तो चेची यते चीय चीचीय चेचीय, सिद्धियां पीछे बार बार आ चुकी हैं, इसलिए बहुत विस्तार से सिद्धियां नहीं करूंगी। लोलू यते की सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हो, लूय लू लूय, अभ्यास को गुण किया लोलू यते। यंग कैसे होता है, द्वित्व कैसे होता है, सारी प्रक्रिया आप लोगों को मालूम है। यंग लुक में जो हवीति, तो यंग रखेंगे, द्वित्व करेंगे, फिर क्या होगा हु, ठीक है, सब कार्य करके आपने बना लिया जो हु य, ठीक है ना, और उसके बाद यंग का आपने लुक कर दिया है। तो यंग लुक इसलिए करते, यंग के परे रहते भी आपने गुण तो कर ही लिया था, पर ऐसा ना हो जावे कि यंग के परे रहते गुण किया तो निमित्त के हटने पर निमित्ती के हटने पर निमित्त भी हट जाए, निमित्त का निमित्त भी हट जाए, ऐसा ना होवे। यंग लुक में भी गुण रहेगा, ये विशेष है यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या होगा, जो हु आगे टिप, फिर यहाँ पर क्या होगा यंगोवा, यंगोवा से ईट आगम होगा, और ये चरकरित संज्ञा है, इसलिए यंग लुक की जो बातें थी आपको हमने यंगोवा सूत्र में भी बताई थी, जो भी आप कुछ दिन पहले ही पढ़ करके गए हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, विकल्प से ईट आगम होता है। जब ईट आगम होता है, टिप है, चरकरित संज्ञा है, चरकरितन चदादि गण में है, इस कारण से सभी धातु में परस्मैपदी रहती हैं। उसके अतिरिक्त क्या होता है, फिर यहाँ पर शप आता है, क्योंकि चरकरितन चदादि गण में है, तो शप आएगा, शप का लुक भी होगा, ठीक है। तो जो हु ईति, जो हो ईति गुण करके जो हवीति, ठीक है। और जब ईट आगम नहीं हुआ तो जो होती बनेगा। इसी प्रकार से क्रुश धातु से क्या बना लिया, चोक्रुशीति। तो आपको दोनों तरह से रूप मिलते हैं यंग लुक में, कहीं पर ईट आगम का मिलता है, कहीं, अब जैसे अभी पीछे हमने किया था नर नरती नरी नरती, यहाँ पर हमने ईट आगम नहीं किया था, तो कहीं ईट आगम का देते हैं उदाहरण, कहीं पर ईट आगम के अभाव का देते हैं, पर दोनों रूप बनते हैं, है ना, दोनों रूप बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि विकल्प से ईट आगम होता है। आगे चलिए, दीर्घो कितः, दीर्घ नकित अकित क इत्यस्य सकित नकित अकित तस्य अकितः। अब आगे का पूरा प्रकरण यंगी यंग लुकी च परतः, तो यंगी यंग लुकी च परतः अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति, यंग तथा यंग लुक परे हो तो अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो बनाएंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पर अभ्यास में आकार होगा वहां तो गुण हो नहीं सकता, क्योंकि गुण कहीं भी होगा तो इक्को ही होगा। तो यदि ई उ होंगे तब तो गुण होगा, यदि ई उ नहीं है, आ है, तो वहाँ पर दीर्घों की तरह से दीर्घ हो जाएगा। तो पापच्यते पापचीति, या यज्यते या यजीति, नहीं तो पापचीति पापक्ति, दोनों रूप बनते हैं। पापठीति पापट्टी, दोनों रूप बनते हैं। जब ईट आगम होगा तो पापचीति, और नहीं होगा तो पापक्ति। इसी प्रकार से या यजीति या यक्ति और या यज्यते। नीक वंचु स्वंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पदस्कंदाम, नीक प्रथमा का एक वचन, वंचु स्वंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पदस्कंदाम, वंचुश्च स्वंसुश्च ध्वंसुश्च भ्रंसुश्च कसश्च पतश्च स्कंदश्च इति स्कंदः तेषां स्कंदाम, वंचु स्वंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पदस्कंद इति तेषाम् अभ्यासस्य नीक आगमो भवति। यंग तथा यंग लुक के परते इन अंग के अभ्यास को नीक आगम होता है। जो पीछे अकित अभ्यास कहा था, तो अकित अभ्यास का मतलब यही है, क्योंकि भाई अभ्यास कब से कित होने लग गया, है ना। तो अकित अभ्यास का मतलब ये कि जो अब आगे ये आगम हो रहे हैं, कहीं नीक, कहीं नुक, कहीं रुक, कहीं रिक, कहीं री,
तो ये अभ्यास को न हुए हो, ठीक है ना, तभी दीर्घ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बनाइए उदाहरण, वनी वच्यते वनी वंचीति। वनी वच्यते, वच धातु, वच यंग, वच वच्य, व वच्य, नी का आगम कर लिया, वनी वच्यते। वनी वंचीति यंग लुक में, ठीक है ना। सनी स्रस्यते सनी स्रंसीति। धनी ध्वस्यते धनी ध्वंसीति। बनी भ्रस्यते बनी भ्रंसीति। और चनी चनी कस्यते चनी कंसीति। पनी पत्यते पनी पतीति। पनी पद्यते पनी पदीति। चनीस कद्यते चनीस कंदीति। कहीं भी कुछ भी विशेष नहीं है, बस सर्वत्र क्या हो जाएगा, नी का आगम हो गया। नी का आगम हो गया तो गुण दीर्घ सब कुछ समाप्त, नी का श्रवण हो रहा है। आगे चले। एक मिनट, अच्छा, जो आप ये वाली धातु थी कौन सी, जैसे सनी स्रस्यते सनी स्रंसीति। अब सनी स्रंसीति में, सनी स्रस्यते में तो यंग नित परे है, इसलिए स्रंसु के उपधानकार का लोप हो जा रहा है सभी में। किस किस में, स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु, ठीक है। किंतु जब यंग का लुक हो जाएगा तब वहां पर यंग परे नहीं मिलेगा, अंगित परे नहीं मिलेगा। आप सोचें कि प्रत्यय लक्षण मान लेंगे तो नलुमता अंगस्य से निषेध हो जाएगा। तो इस कारण से जहां पर भी यंग लुक में रूप बन रहे हैं, आपको उपधा में नकार का श्रवण हो रहा है। सनी स्रंसीति, धनी ध्वंसीति। आगे सुनिए, आगे चलिए। नुगतो नुनासिकान्तस्य। नुक प्रथमा का एकवचन, अतः षष्ठी का एकवचन, अनुनासिकान्तस्य षष्ठी का एकवचन। अनुनासिकः अन्ते यस्य तद अनुनासिकान्तं तस्य अनुनासिकान्तस्य। अर्थ करेंगे, अनुनासिकान्तस्य अंगस्य यो अकारः। अनुनासिकान्तस्य अंगस्य यह अकारान्तः अभ्यासः। अतः आगे ना यहाँ पर, यह अकारान्तः अभ्यासः तस्य नुक आगमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः। सूत्र का अर्थ है कि अनुनासिकांत अंग होना चाहिए और उसका अकारांत अभ्यास होना चाहिए। अनुनासिकांत अंग, अकारांत अभ्यास, यानी अभ्यास को कोई और आगम दीर्घ इत्यादि नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या हो जाएगा, नुक आगम हो जाएगा। उदाहरण बना लीजिए, तन तन्यते तंत तंतनीति। तनु विस्तारित धातु, अनुनासिकांत है, अनुनासिकांत में न म दोनों आ जाएंगे। अब आपने तन तन त तन बनाया तो ता को हम दीर्घ न करें, अभी तो पहले क्या कर लेंगे, हम नुक आगम कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, तन तन्यते तन तनीति। जंगम्यते जंगमीति। यंयम्यते यंयमीति। रनरम्यते रनरमीति, ठीक है ना। तो नुक आगम हो जाएगा आपका। यंयम्यते रनरम्यते इत्यादि में क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है ना, यंयम्यते इत्यादि में। और उसका फिर क्या हो जाएगा, इसकी जो ये वाली जो प्रक्रिया है ना, आपने गम गम कर लिया, ठीक है, नुक आगम इत्यादि करके क्या बन गया, जन गम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, जनगम हो गया, ठीक है। फिर ना को क्या करोगे, अनुस्वार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, इसको हम, हाँ, इसको हम लोग पदांतवत चेती वक्तव्य में एक वार्तिक है, उससे इन सबको हम पदांतवत मानेंगे। पदांतवत होने के कारण से फिर इन सबको क्या हो जाएगा, पररूप होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको मतलब नहीं तो वैसे वापदांत से मानने से इसको विकल्प से होगा, तो जंगम्यते भी बनेगा और जंगम्यते भी बनेगा, दोनों तरह का बनेगा। बस रनरम्यते, क्योंकि रेप का परसवर्ण नहीं होता है, इसलिए उसमें हमेशा अनुस्वार ही रहेगा, ठीक है ना। तो जंगम्यते ऐसा बन जाएगा। जप जप दह दश भंज पशाम च। जप जप दह दश भंज पशाम। बहुवचन च अव्यपतम्। जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च भंजश्च पश्चैति पशः तेषां पशाम् इत्येतेषाम् अंगानाम् अभ्यासस्य नुक आगमो भवति। इन अंग के अभ्यास को नुक आगम होता है। तो धातुएं कौन कौन सी हैं, जप व्यक्तायाम वाची, जभी गात्र विनामे, दह भस्मीकरणे, दंश दशने, भंजो आमर्दने, ठीक है ना। और पश, पश धातु जो है वो सौत्र धातु है।
तो इन्हीं अंगों के अभ्यास को नुकागम होगा। यंगी यंगलुकी च परतः जप जंजप्यते जंजपीति जंजप्यते जंजपीति दंदह्यते दंदहीति दंदश्यते दंदशीति बंभज्यते बंभंजीति और पंपश्यते पंपशीति। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इन सब में? गोलू पर जप जब दश भाव गराया, जहाँ पर यंग उससे होना वहाँ पर उससे यंग होगा। शेष में धातु रे काचो अलादे क्रिया संध्यारे यंग उससे हो जाएगा। तो भंज और पश है ना, इनको इससे होगा, बाकियों को तो से होगा। तो कुछ विशेष नहीं है। जहाँ पर यंग का उसको हर जगह याद रखिएगा कि जहाँ पर यंग परे मिलेगा वहाँ पर अनुनासिक का लोप होगा, और जब यंग लोप होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। तो इस कारण से बाकी सब सिद्धियां आपने उधर देखी हुई हैं, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। चरफलोश्च चरफलोः षष्ठी का एकवचन चरफलो चरश्च फलश्यति चरफलौ तयोः चरफलोः चरफलत्य तयो अभ्यासस्य नुकागमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः चंचूर्यते चंचुरीति पंफुल्यते पंफुलीति। तो चंचूर्यते में आपको एक और सूत्र लग जाएगा भी आगे का, उत्परस्य आता लगता है ना, उससे उतागम होता है, उत आदेश हो जाता है उसको। तो सिद्धियां आपने देखी हुई है। चंचुरीति में ईट आगम हो ही जाएगा, और फिर हलिचा से चंचूर्यते में हलिचा से दीर्घ होगा। सिद्धियां सब पढ़ी हुई हैं और देख लेंगे। उत्परस्य आता उत्प्रथमा का एक वचन, परस्य षष्ठी का एक वचन, आतः षष्ठी का एक आतः कहाँ से निकल गया? अतः षष्ठी का एक वचन। चरफल इत्येतयोः अभ्यासात् परस्य अकारस्य उकारादेशो भवति। चर और फल के अभ्यास से परे जो अकार उसको उकारादेश होगा। वही चंचूर्यते पंफुल्यते, और फिर दीर्घ होगा तो चंचूर्यते और पंफुल्यते, वहाँ तो दीर्घ होता नहीं है। फिर पंफुल्यते यंग तथा यंग लोग परे रहते, दोनों में वो कार्य होते जाएंगे। सिद्धि भी आपने की है। तीचर ती सप्तमी का एक वचन। हाँ, तकारादौ प्रत्यय परतः चरफलो अकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति। यहाँ पर अभ्यास नहीं है। चर और फल के आकार को उकारादेश होगा, तकारादि प्रत्यय के परे रहते। चूर्ति ही प्रफुल्ता सुमनसः। प्रत्यय क्या होगा? चूर्ति में किन प्रत्यय हो जाएगा? हालिच से दीर्घ हो जाएगा, फिर अचोराभ्याम द्वे से वित्त होकर के बन जाएगा चूर्ति ही। प्रफुल्ति में तो फुल्ल विकसन है, कुछ विशेष बात नहीं। हल धातु से बनेगा तो उससे तो प्रत्यय करके बन जाएगा। फिर प्रफुल्लता फल विकसन है ना, फल विकसन धातु से बनेगा तो प्रफुल्ति ही प्रफुल्लता सुमनसः। तो यहाँ पर अनुवृत्ति होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर तकारादि प्रत्यय परे रहते, इसका अभ्यास बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ नहीं करेंगे। ऋग ऋदुपधस्य च प्रथमा का एक वचन, ऋतुपदस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम्। हाँ, ऋद उपधायां यस्य स ऋदुपधः तस्य ऋदुपधस्य। ऋदुपधस्य अंगस्य अभ्यासस्य ऋग आगमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः। यंग तथा यंगलुक परे रहते है ना, अंग के अभ्यास को क्या होता है? रुक आगम होता है। उदाहरण बनाइए। नहीं, ऋग आगम होता है। अभी आपने किया था वरीवृत्यते वरीवृतीति, वरीवृध्यते वरीवृधीति, नरी नृत्यते नरी नृतीति। तो वृतु वृधु नृतु सभी ऋतुपद धातुएं हैं। यहाँ जो उदाहरण दिया आपको ईट आगम करके दिया है। तो नरे नृत्यते वरीवृत्यते, इन सब में तो यंग है, और जब यंगलुक होगा तो ईट आगम करके नरी नृतीति वरीवृतीति। ऋग आगम सिद्धियां आपने पढ़ी हैं, कुछ विशेष नहीं है। वरीवृध्यते में आप अनतिच से द्वित्व भी कर सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। रुग्रिकौ च लुकी, रुग्रिकौ प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम्, लुकी सप्तमी का एक वचन। इति रुग्रिकौ। तो बस तो यहाँ पर के लुकी पढ़ा, तो यानी लुकी सती है ना, लुकी सती अनुवृत्ति और किसकी आ रही है? ऋदुपधस्य की है ना, और ऋग की भी आ रही है। ऋदुपधस्य की 91 तक जा रही है और ऋग की 92 तक जा रही है। ऋकारोपधस्य अंगस्य है ना, यो अभ्यासः तस्य रुक् ऋकौ आगमौ भवतः चकाराद ऋक् च यंगलुकी। यदि यंगलुक हुआ हो तो रुक और ऋक आगम होगा। चकार से ऋक इसलिए पढ़ते कि कोई उसका अपवाद न मान ले, इसलिए ऋक आगम भी होगा।
तो लुक होने पर 3 रूप बनेंगे, रुक, रिक, रीक, नर नर्ती, नरी नर्ती, नरी नर्ती, ठीक है ना। और फिर जब ईट आगम होगा तो नर नृतीति, नरी नृतीति, नरी नृतीति, 6 रूप तो सीधे सीधे हो गए, है ना। तो यंगलुगंत में भी बहुत सारे रूप बनते हैं, ठीक है। तो रुक और रिक आगम जो है वो केवल लुक में होगा, रिक आगम यंग और यंगलुक दोनों में होगा, है ना। ये इसका भिन्नता है। याद रहेगा नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? तो यंगलुगंत में अभी जब आपको आख्याति की प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए। ऋतश्च, ऋतः षष्ठी का एकवचन च अव्ययपदम्। अनुवृत्तियां हैं रुक, ऋकौ, लुकी, रीक अभ्यासस्य अंगस्य। ऋकारान्तस्य अंगस्य यो अभ्यासः तस्य रुक, ऋक, रीक इत्येते आगमः भवन्ति यंग लुकी। ये केवल यंग लुक के लिए है कि ऋकारांत जो अभ्यास है उसके अभ्यास को, ऋकारांत अंग के अभ्यास को यंगलुक होने पर रुक, रिक, रीक तीनों आगम होंगे। पहले वाले ऋतुपद को हो रहे थे और अब किसको होगा? ऋकारांत को। तो चर करती, चरी करती, चरी करती, ठीक है ना। चर कृति है ना, चर करीती, चरी करीती, चरी करीती, है ना। उधर से भी ईट आगम होता है। तो जब बनेगा तब आगे पढ़ेंगे उसको। तो चर करती, चरी करती, चरी करती, ये तो ऋकारांत अभ्यास था, इसको भी हो गया। जर हरती, जरी हरती, जरी हरती, तो बस कार्य सारे वही हैं, रुक, रिक, रीक। तो रुक का केवल र श्रवण होता है, रिक और रीक का री और री दोनों श्रवण होता है। और तो उसमें रुक आगम होता है, किंतु ऐसा मत करिएगा कि चरु करती बना दीजिएगा, है ना। चरु करती नहीं बनेगा, रू का उई रे विशेष बचेगा। तो ये आपका यंगलुक प्रकरण, यंग और यंगलुक प्रकरण जो था वो आपका समाप्त हुआ। अगला है आपका चंगपरक। सन्व लघुनि चंगपरे नगलोपे। इन सूत्रों से भी आप लोग भली प्रकार से परिचित हैं। सन्वत अव्ययपदम, लघुनि सप्तमी का एक वचन, चंगपरे सप्तमी का एक वचन, नगलोपे सप्तमी का एक वचन। सनि इव सन्वत, ठीक है। चंगपरः यस्मात् तत् चंगपरम तस्मिन् चंगपरे। अकः लोपः अग्लोपः नास्ति अग्लोपः यस्मिन् तद अग्लोप तद अनग्लोपम तस्मिन् अनग्लोपे, है ना। बहुव्रीहि समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। चंगपरेणौ परतः यदंगम। अब इसके अर्थ की प्रक्रिया थोड़ी सी आप स्पष्ट चेंज कर लेंगे। चंगपरेणौ परतः यदंगम तस्य यो अभ्यासः तस्य सनि इव कार्यं भवति लघुनि धात्वक्षरे परतः अनग्लोपे, ठीक है। अभी तक सबको एक साथ लगा लेते थे पर अब इस अर्थ को थोड़ा सा अलग अलग करके करेंगे। चंगपरेणौ परतः यदंगम तस्य यो अभ्यासः तस्य सनि इव कार्यं भवति लघुनि धात्वक्षरे परतः अनग्लोपे, ठीक है ना। चंगपरक निच के परे रहते जो अंग, उसका जो अभ्यास, उसको सनि इव कार्यम भवति, यानी सन के परे रहते जो कार्य होता है वो कार्य होगा। यहाँ पर इसलिए सप्तमी से किया। आगे कह दिया लघुनि धात्वक्षरे परतः अनग्लोपे सति। अनग्लोप आपको उस दिन समझाया था कि अब प्रत्याहार के वर्ण का लोप न हुआ हो। इत संज्ञा को मत ले लीजिएगा, यानी दित संज्ञा लेगी तो प्राय सभी धातु में वैसे बन जाएंगे। तो अग्लोप का मतलब क्या हो गया? जो टी भाग का लोप करते हैं या फिर अतोलोप से लोप करते हैं, तो इन सबको लिया जाएगा, ठीक है। तो अग्लोप न हुआ हो। आगे कहा कि चंगपरक निच के परे रहते जो अंग, उसका जो अभ्यास, उसको इत्व होगा, सन के परे रह, सन के सन्वत कार्य होगा। उदाहरण बनाएंगे जैसे हम लोग, है ना। तो सन्वत कार्य क्या होगा कि सन के परे रहते जो कहा गया वही चंगपरक निच के परे रहते उदाहरण आपका अचीकरत, अपीपचत, सारे अभी पीछे जितने भी आपने पढ़े हैं सूत्र ओप जपर इत्यादि, और पीछे आप सब कर चुके हैं किसमें? नवचंगीपधाया रस्वाम में सारी सिद्धियां पढ़ चुके हो। अचीकरत, अपीपचत, ठीक है ना। फिर ओप जपरे कहा था वो भी चंगपरक निच के परे रहते हो जाएगा। तो अपीपवत, अलीलवत, अजीजवत। फिर स्रवती, श्नोती, द्रवती, प्रवती, प्लवती, च्यवती नाम वह है, ये भी सन के परे रहते हैं, तो इसको ही बनाइए। असिस्रवत, असुस्रवत, अशिश्रवत, अशुश्रवत, अधिद्रवत, अधुद्रवत, अपिप्रवत, अपुप्रवत, अपिप्लवत, अपुप्लवत, अचिच्यवत, अचुच्यवत।
तो सिद्धियां आपने सारी की हुई हैं, मैं सिद्धियां आपको भी नहीं करा रही हूँ। और बस इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को कि लघु धातु अक्षर होना चाहिए। तो अब जैसे आपकी स्रवती धातु थी तो ये संयोग आदि है, किंतु स र के बाद जो आ है वो तो लघु है ना, इसलिए हो जाएगा। ठीक है, यदि वो दीर्घ होता तो नहीं होता। तो असिस्रवत असुस्रवत। अब हाँ, यहाँ पर दीर्घो लघु नहीं लग पाएगा क्योंकि अभ्यास को दीर्घ करेगा तो उसके लिए लघु अभ्यास भी चाहिए। दीर्घो लघु को क्या चाहिए? लघु धातु अक्षर भी परे चाहिए, लघु अभ्यास भी चाहिए। तो संयोगादि धातुओं में दीर्घो लघु नहीं लग पाएगा। बस इसका ध्यान में देना आपको, बाकी सारे कार्य उसी प्रकार से होने हैं। आगे चलिए। दीर्घो लघु। हाँ, दीर्घा प्रथमा का एक वचन, लघु षष्ठी का एक वचन। हाँ, लघुनि धात्वक्षरे परतः लघु अभ्यासस्य दीर्घो भवति चंग परे अनगलोपे, है ना। चंग परे रहते अनगलोप होने पर लघु धात्वक्षर, है ना, के परे रहते लघु अभ्यास को दीर्घ होता है। तो देखो इसको आप एक बार थोड़ा सा समझ सकते हैं इस तरह से। उदाहरण आपका जो बनेगा अचीकरत अजीहरत, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने क्या किया है, अट ची संवत होने से रस वो हुआ, इत्व हुआ, आगे कर है ना। तो ये लघु धातु अक्षर भी परे का व्यवधान माना जाएगा, है ना, का व्यवधान माना जाएगा। तो का जो आए लघु धातु अक्षर है, ची लघु अभ्यास है, हो जाएगा। अब आप आ जाइए स्रव में, ठीक है, और सी है मान लीजिए, संवत होने से सी को इत्व हो गया। इसको देखें तो जो स र के बाद जो आ है वो तो लघु धातु अक्षर तो परे है, किंतु ये जो ई है ये लघु अभ्यास नहीं है। क्यों लघु अभ्यास नहीं? क्योंकि स र की संयोग संज्ञा है। संयोग के पहले इसकी क्या हो जाएगी? गुरु संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी नहीं आई है, प्रतीति को नहीं आई है। आ गई? देखो स्रव कैसे बनेगा आपका, स र आगे आ। अब यहाँ पर जो सी का ई है ये क्या हो जाएगा? संयोगी गुरु से गुरु संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि सारा की संयोग संज्ञा है। संयोग के पहले तो जो ह्रस्व उसको गिरु संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए ये लघु अभ्यास नहीं रहेगा। लघु धातु अक्षर परे होते हुए भी लघु अभ्यास न होने के कारण से दीर्घ नहीं होगा, है ना। तो जो संयोगादि धातुएं होंगी, तो इसलिए आपको तो दिमाग में आपको ये स्थिर करना होगा कि जो संयोगादि धातुएं होंगी उनमें संवत भाव तो हो जाएगा क्योंकि लघु धातु अक्षर परे है, किंतु दीर्घो लघु हो नहीं लगेगा। और जो संयोगांत धातु होगी उसमें दीर्घो लघु हो, उसमें दीर्घो लघु हो लग जाएगा, किंतु संवत भाव नहीं होगा, है ना, क्योंकि लघु धातु अक्षर परे नहीं मिलेगा इस कारण से। तो दोनों में ये अंतर है थोड़ा सा। तो सिद्धि करनी है चीकरत अजीहरत के, बार बार कर चुके हैं। आगे चलिए। अत स्मृ द्रि पर प्रथम रद स्त्री स्पशाम। अत प्रथमा का एक वचन स्मृ द्रि पर प्रथम रद स्त्री स्पशाम षष्ठी का बहुवचन। ये सभी देखे आपकी संयोगादि धातु है ना, इन सब में संवत भाव ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए, अर्थ करिए। स्मृ द्रि त्वरा संभ्रमे व्रत प्रख्याने मृद मर्दने स्त्री आच्छादने स्पर्श बाधन स्पर्शनयोः इत्येतेषाम् अभ्यासस्य अकारादेशो भवति चंग परे णौ परतः। इन अंग के अभ्यास को अकारादेश हो जाएगा, चंग परक निच के परे रहते। तो यहाँ पर संवत भाव तो प्राप्त था, वो हो सकता था, किंतु संवत भाव से इकारादेश हो जाता, तो इसने क्या कर दिया, अकारादेश। अब आप सोचें कि अकार है तो हम इसको दीर्घ कर दें, तो वैसे भी दीर्घ नहीं होगा क्योंकि संयोग आदि है, तो लघु अभ्यास नहीं मिलेगा, और अक विधान करने के कारण से भी नहीं होगा। तो उदाहरण क्या बनेंगे आपके, देखिए। स्मृ से असस्मरत, अददरत, अतत्वरत, अपप्रथत, अममृदत, अतस्तरत, अपस्पशत। कुछ भी विशेष नहीं है ना। चंग आना ही आना है, नि का लोप होना ही है, नौचोगे रस्व लगना ही है, वो सारे कार्य उसी प्रकार से होंगे। बाकी अपस्पशत इत्यादि बन जाएगा। विभाषा वेष्टि चेष्ट्यो हो। विभाषा प्रथमा का एक वचन वेष्टि चेष्ट्यो हो षष्ठी का द्विवचन। वेष्टिश्च चेष्टिश्चेति वेष्टि चेष्टि तयोः वेष्टि चेष्ट्यो हो। वेष्ट वेष्टने चेष्ट चेष्टायाम् इत्येतयोः अभ्यासस्य विभाषा अकारादेशो भवति। इन अंग के अभ्यास को विकल्प से अकारादेश होता है।
उदाहरण बनाएंगे अववेष्टक, अभिवेष्टक। जब अकारादेश नहीं होगा तो सन्वद्भाव होगा। अच्छा चेष्टक, अतिचेष्टक। सिद्धि में उसी प्रकार से करेंगे आप लोग। चंग इत्यादि। ई च गण, ठीक है। ई षष्ठी का एक वचन। कहते हैं गणे अभ्यासस्य इकारादेशो भवति। चकारात् अच्च चंग परे णौ परतः। चंग परक निच के परे रहते गण संख्याने धातु के अभ्यास को ईकारादेश होता है और चकार से अकारादेश होता है। क्या बनेगा? अजीगणत और अजगणत। अजीगणत अजगणत। तो इसको इसलिए बनाना पड़ा कि गण संख्या ने धातु चुरादिगण में अदंत पढ़ी है। अदंत पढ़ी तो अतोलोपा से लोप होगा तो ये अगलोपी बन जाएगा। तो इसको सन्वद् भाव की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए क्या कर दिया? अलग से ईकारादेश कर दिया। बात तो वही है, सन्वद् भाव करके दीर्घ करते तो सीधे ईकारादेश कर दिया। तो अजीगणत अजगणत, ठीक है। इति सप्तमोध्याय। तो ये आपका अभ्यास प्रकरण भी समाप्त हुआ और चंग का जो प्रकरण था वो भी समाप्त हुआ। तो और सप्तम अध्याय समाप्त। आज का पाठ इतना ही, शेष आगे अष्टम अध्याय में पढ़ना है।